हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन चैंपियन। आज है हमारा इलास्टिसिटी रैपिड कोर्स का लेक्चर 2। आज हम करने वाले हैं जेई में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी ढेर सारे, चाहे वो जेई मेंस के हो चाहे वो जेई एडवांस के हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, लेट अस सी इट। इस सवाल को देखते हैं। A block of weight 100 Newton is suspended by a copper and a steel wires of same cross-sectional area and length √3 meter and 1 meter respectively. The ends are placed on a ceiling as shown in the figure. The angles obtained by the copper and steel wires with ceiling are 30 degree and 60 degree. और हमसे डेल्टा एलसी बटा डेल्टा एलएस पूछा है। मतलब क्या पूछा है तुमसे? डेल्टा एलसी बटा डेल्टा एस पूछा है। इसका मीनिंग क्या है कि जो कॉपर वायर के अंदर जो इलोंगेशन आया वो किसके, उसका रेशियो किसके साथ, जो स्टील वायर के अंदर इलोंगेशन है उसके साथ। उसके लिए तुम्हें ये डेटा दे रखा है, यंग मॉडुलस कॉपर कितना है, स्टील का कितना है। और ये सवाल कब आया था? ये सवाल आया था जेई एडवांस 2019 में, जेई एडवांस 2019 में ये सवाल आया था। अब ये सवाल देखने में बड़ा भयानक लग रहा है, इंटीजर टाइप सवाल था, बट काफी इजी है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया इलास्टिसिटी के, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कितना झकास सा सवाल आ रखा है। आप इसको अभी सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ और समझेंगे कैसे अपन इसको बहुत इजीली कर सकते हैं टैकल। चलिए देखते हैं। हमसे पूछा गया सवाल के अंदर कि इलोंगेशन जो कॉपर वायर के अंदर आया है बटा इलोंगेशन जो स्टील वायर के अंदर आया है। अब हमें पता है कि किसी भी वायर के अंदर इलोंगेशन क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई, ये होता है ना। तो एफ एल बाई एफ सी एल सी ए सी वाई सी डिवाइडेड बाई एफ एस एल एस ए एस वाई एस, यही होगा ना। ठीक है, अब हमें ये दिख रहा है कि अपन को बोला है कि एरिया दोनों का सेम है, तो ये एसी से एस गया, ठीक है ना। बाकी लेंथ अलग अलग है, एक का लेंथ √3 मीटर है, किसका लेंथ √3 मीटर है, ये हमारा कॉपर वायर है, उसका लेंथ √3 मीटर है, और जो स्टील वायर है उसका लेंथ 1 मीटर है। तो वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। तो जरा ध्यान से देखो, एफ सी बटा एफ एस हमारे सामने ऐसे कैसे रह गया, ठीक है। एल सी बटा एल एस, एल सी कितना था, एल सी था हमारा √3/1 यानी √3, और दूसरा हमारे सामने आया वाई एस बटा वाई सी। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील कितना है, 2 इंटू 10⁻11, और यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर कितना है, 1 इंटू 10⁻11। तो वाई एस बटा वाई सी का वैल्यू क्या निकल के आया, हाँ देखो, वाई एस बटा वाई सी निकल के आएगा 2 इंटू 10⁻11 बटा 1 इंटू 10⁻11, ये कैंसिल हो गया, ये 2 निकल के आया। तो हमारे पास फाइनली डेल्टा एलसी बटा डेल्टा एलएस क्या निकल के आया, डेल्टा एलसी बटा डेल्टा एलएस निकल के आया एफ सी बटा एफ एस इंटू √3 इंटू 2, ये निकल के आया ना। 2 क्या, वाई एस बटा वाई सी का वैल्यू है, वाई एस बटा वाई सी। तो हमें ये डेल्टा एलसी बटा डेल्टा एलएस निकल के आया। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर डिमांड किसकी हो गई, एफसी बटा एफएस, कि आखिर एफसी बटा एफएस हम इस क्वेश्चन के अंदर कैसे निकाले। तो एफसी क्या है, जो इस फोर्स, इस जो इलोंगेशन करेगा इस रॉड का, जो इस रोप का, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो, और इलोंगेशन रोप का ये जो हमारा वायर इसका कौन करेगा, टेंशन करेगा, टेंशन ही करेगा ना। तो हमें इसके अलोंग जो टेंशन है, इसी फोर्स को अपन ने इसको नाम दे दिया है एफ सी, और इसको नाम दे दिया है एफ एस। ओके, अब इसको एफ सी बटा एफ एस निकालने के लिए हम कौन सा ट्रिक यूज कर सकते हैं। हमें दिख रहा है कि जो ब्लॉक है ये तो 100 न्यूटन नीचे इसका वेट है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस एफ सी का वर्टिकल कंपोनेंट और इस एफ एस का वर्टिकल कंपोनेंट, उन दोनों का कंपोनेंट वर्टिकल के लॉन्ग आएगा, वो 100 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। अच्छा, एक चीज और देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में भी तो मूव नहीं कर रहा ना। तो एफएस का वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल की ओर है, एफसी का वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल की ओर है, वो दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसका एफबीडी बना लेते हैं। तो ठीक है, इसका एफबीडी बनाया अपन ने, देखते हैं इसका एफबीडी। तो इसके इधर के लॉन्ग कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ये 30 डिग्री है ना, ये भी 30 डिग्री आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इधर आएगा एफ सी कॉस 30, ये 60 है तो ये एंगल भी 60 आएगा, तो ये आएगा हमारा एफ एस कॉस 60। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इधर फोर्स, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, एफ एस कॉस 60 शुड बी इक्वल टू, एफ एस कॉस 60 शुड बी इक्वल टू एफ सी कॉस 30, यही ना। तो यहां से हम आगे देखें, यहां से आगे हम यहाँ पे कर लेते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, तो यहां पर कर लेते हैं। आपने ये स्टेप तो देख ही लिया है ना, ठीक है। तो
एफ एस कॉस 60 इज इक्वल टू एफ सी कॉस 30। तो हमारे पास एफ सी बटा एफ एस क्या निकल के आएगा यहाँ से, एफ सी बटा एफ एस हमारे पास निकल के आएगा कॉस 60 डिवाइडेड बाई कॉस 30। ध्यान से देखो दिखा क्या, ये वाला इससे आपको दिख रहा होगा ये चीज, और हमसे एफ सी बाई एफ एस की जरूरत है। तो एफ सी बटा एफ एस इज इक्वल टू कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 60 हो जाएगा हमारे पास कितना 1/2 और cos 30 कितना होगा √3/2। हमारा एफ सी बाई एफ एस क्या निकल के आया 1/√3। क्या निकल के आया 1/√3। जब एफ सी बटा एफ एस हमारे पास 1/√3 निकल के आया है तो यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा एल सी बटा डेल्टा एस हमसे डिमांड किया था क्वेश्चन के अंदर। तो एफ सी बटा एफ एस की जगह क्या डाल देंगे 1/√3 डाल देंगे ना 1/√3 एफ सी बटा एफ एस की जगह। तो यहाँ पर डाल दिया अपन ने 1/√3 इंटू √3 इंटू 2 √3 से √3 गया और जो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा था उसका वैल्यू क्या निकल के आया 2 निकल के आया। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया इसका 2 आ गया। ये एक इंटीजर बेस्ड सवाल था जो कि जेईई एडवांस 2019 के अंदर आ रखा है और काफी सिंपल था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इसको टफ की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। तो इतने सिंपल सवाल भी जेईई एडवांस के अंदर आते हैं। आपको क्या करना है फोकस्ड रहना है और साथ साथ क्वेश्चंस को करना है। यहाँ पर आपके यंग्स मॉडल्स का सारे पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को देखें, टू ब्लॉक्स ऑफ मास m and m are connected by a means of metal wire of cross sectional area A passing over a smooth pulley frictionless है। हमसे पूछा है इस सिस्टम को रिलीज कर दिया, इस m का जो वैल्यू है ना ये 2m के बराबर है, मतलब यहाँ मास m है तो यहाँ 2m के बराबर है और हमसे पूछा है कि स्ट्रेस इस वायर के अंदर कितना प्रोड्यूस होगा। ओके सवाल कब का, ये जेईई मेंस 2013 में सवाल आया था आपके सामने, जेईई मेंस का ये सवाल है। तो इस सवाल को कैसे करना है, पूछा क्या है आपसे वायर के अंदर स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है F/A, ठीक है ना। और यहाँ पर जो F/A होगा, यहाँ पर स्ट्रेस वायर के अंदर स्ट्रेस के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, टेंशन रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या होगा टेंशन रिस्पॉन्सिबल होगा। वही टेंशन आपको क्या है इंटरनल फोर्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं इसको, या फिर वही टेंशन इसको क्या है इसके अंदर स्ट्रेस को जनरेट करेगा। तो स्ट्रेस को जनरेशन के लिए यहाँ पे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, टेंशन रिस्पॉन्सिबल है। तो टेंशन निकालना है इस वायर के अंदर और उसको एरिया से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यही तो आपका स्ट्रेस आएगा ना, एरिया दे रखा है क्या, अच्छा एरिया ए दे रखा है, ठीक है एरिया ए आपका सर ऑप्शन में दिख रहा है। तो टेंशन निकालना है तो स्मूथ पुली है, टेंशन इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो क्या तुम लोग, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन निकालने का ना एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। एक्सेलरेशन अगर पुली वाला सिस्टम हो तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्या होता है डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स कितना है, यहाँ पर देखो फोर्स कितना लग रहा है 2 mg लग रहा है ना 2 mg, और यहाँ पर फोर्स ऊपर इधर फोर्स कितना है mg। तो नेट फोर्स कितना है 2 mg माइनस mg, नेट पुलिंग फोर्स जिसको खींच रहा है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास 3m, m से m जगह सब जगह उड़ गया 2g माइनस g यानी g/3। आपके पास एक्सेलरेशन आ गया सिस्टम का, एक्सेलरेशन आ गया तो क्या टेंशन आ गया आपके पास। किसी भी एक ब्लॉक को पकड़ो, इस ब्लॉक को पकड़ लो सपोजिंगली मास m को, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है mg, इधर कितना लग रहा है टेंशन, और ये कहां जा रहा होगा ये ऊपर जा रहा होगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो ये नीचे जा रहा होगा, तो ये नीचे जा रहा होगा तो यहाँ पे ऊपर जा रहा होगा। तो टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए, यही होगा ना टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। ध्यान से देखो तो यहाँ पर करते हैं इसको आगे, एक्सेलरेशन तो आ गया था g/3, एक्सेलरेशन तो आ गया ना g/3, एक्सेलरेशन g/3 हमारे पास आ गया है। तो टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू g/3, यहाँ से टेंशन निकल के कितना आ जाएगा mg/3 प्लस mg, ये देखो एलसीएम ले लो 3 mg प्लस mg दैट इज 4 mg/3। तो टेंशन निकल के आ गया, तो स्ट्रेस क्या क्या आ जाएगा हमारे सामने, स्ट्रेस आ जाएगा टेंशन का जगह डाल देंगे 4 mg/3 और एक एरिया नीचे था 4 mg/3 है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 4 mg/3। कितना इजी सवाल आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड आ रहे हैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। एक अभी जी एडवांस का देखा, अब जेईई मेंस का देखा, अब एक कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को अपन सीखने की कोशिश करेंगे जो थोड़े से टिपिकल है, एडवांस ओरिएंटेड है। उन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सीखने की आप पूरी तरह से कोशिश करेंगे। मैं आपको उसका कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं। लेट्स बिगिन दैट। हाँ इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, मैं इसको ट्रिक के फॉर्म में लिखा है, चल ध्यान समझते हैं। ये हमारा एक रॉड है जिसको अपन ने F फोर्स से खींचा है, ठीक है ना,
और ये हमारा स्मूथ सरफेस है। क्या है? स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि स्मूथ सरफेस का मीनिंग है कि अगर आपने एक मतलब स्मूथ सरफेस का मीनिंग ऐसे आप समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए पूरा का पूरा आगरा है, उसको आपने एक जगह पे रखा और उसको थोड़ा सा भी अगर फोर्स मिला तो वो पूरा खींचता हुआ चला जाएगा। क्या आएगा? घिसता हुआ चला जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। सरफेस पूरा स्मूथ है। अभी तक जो अपन फोर्सेस लगा रहे थे, अभी तक जो अपन डेल्टा एल की बात कर रहे थे, इसके अंदर कोई तुमसे पूछे कि इस रॉड के अंदर इलॉन्गेशन कितना होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू, तो आप एफ एल बाई ए बाई नहीं बोल सकते। क्या? एफ एल बाई ए बाई नहीं बोल सकते। एफ एल बाई ए बाई इसका इलॉन्गेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस स्मूथ है। जब भी स्मूथ सरफेस आएगा तो आपका ये जो आंसर है वो आंसर ये नहीं रहेगा, ये आंसर नहीं रहेगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर कैसे निकालेंगे? आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको यहाँ पर एक एलिमेंट मानना पड़ेगा और यहाँ से x दूरी पर एक dx थिकनेस का एलिमेंट मानना पड़ेगा और उस dx थिकनेस के अंदर dl स्ट्रेन मानना पड़ेगा और फिर उसको इंटीग्रेट करके आप आंसर तक पहुंचोगे। समझ रहे हो? क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ से x दूरी पर आपको एक dl एलिमेंट मानना पड़ेगा और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो वो है क्या, इसका मान लिया, इसका मास टोटल क्या है? m है। क्या है इसका मास? टोटल मास m है। ठीक है ना, यंग मॉडुलस y है, एरिया a है, लेंथ l है। तो m लेंथ का मास हमारे पास l है या फिर l लेंथ का मास हमारे पास क्या है? m है। ठीक है ना, इसके बाद इसका एक्सेलरेशन लिखोगे। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? a इज इक्वल टू एफ बाई टोटल मास। a लिखोगे ना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? a इज इक्वल टू एफ बाई एम, इस तरह लिखोगे। और तुम जब यहां से x दूरी पर गए हो, x दूरी पर गए हो और x दूरी पर जाके एक dx थिकनेस का एक एलिमेंट माने हो, dx थिकनेस का एलिमेंट माने हो, तो यहाँ पर स्ट्रेस कैसे लिखोगे? तो सपोज करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट है, जो अपन इस एलिमेंट को अपन जिसको माना है, यहाँ पर टेंशन लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, सपोजिंगली टेंशन लग रहा होगा। तो वो टेंशन मान लिया अपन ने टी लग रहा होगा, ये इधर से टी लग रहा होगा, इधर से भी टी लग रहा होगा। छोटा सा थिकनेस है, छोटा सा थिकनेस एलिमेंट पे टेंशन टी यहाँ पे लग रहा होगा। समझ में आता है ये बात? आता है ये बात समझ में? हाँ। और इसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद इसका स्ट्रिप मान के अपन को इसके अंदर का स्ट्रेन लिखना पड़ेगा, फिर हुक्स लॉ लगा के हम फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट डाल देंगे 0 से l तक का। ठीक है, ये लॉन्ग मेथड है जो अपन यहाँ पर मैं करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये रैपिड कोर्स है, ये फुल कोर्स नहीं है। अगर फुल कोर्स होता तो मैं आपको इसको पूरा डिराइव करके दिखाता, लेकिन क्या अगर आप अभी नहीं कर पाएंगे वो डेरिवेशन तो क्या है, सवाल सॉल्व नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, सवाल सॉल्व होगा। सवाल कैसे सॉल्व होगा? जब भी स्मूथ सरफेस आए, जब भी स्मूथ सरफेस आए और किसी रॉड को इसने फोर्स से लगाया है, तो तुम डेल्टा एल की जगह फॉर्मूला जो याद रखते हो एफ एल बाई ए वाई, उसके जगह तुम याद रखोगे एफ एवरेज एल बाई ए वाई, एफ एवरेज एल बाई ए वाई। अब एवरेज फोर्स क्या आएगा? इधर फोर्स प्लस इधर फोर्स बाई 2। अब इधर कोई फोर्स है क्या? नहीं, इधर फोर्स है 0। तो यहाँ पर एवरेज फोर्स क्या आएगा? डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ बाई 2 और एल बाई ए वाई। ये हमारा डेल्टा एल का आंसर तुम्हारा निकल के आएगा। तुम जब भी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे 2000-2002 के आसपास, तो ये सवाल आ रखे हैं, तो इनको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ डेल्टा एल का आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको कौन सा ट्रिक लगाना है, ये मैंने इस हेडिंग को इसलिए मैंने नाम दिया ट्रिक। ट्रिक क्या है कि जब भी हमारा स्मूथ सरफेस हो, उस पर कोई रॉड रखा हो और अपन ने एफ फोर्स लगाया हो, तो यहाँ पर डेल्टा एल का फॉर्मूला अपन इस तरह न लगा के इस तरह लगाएंगे। किस तरह लगाएंगे? इस तरह लगाएंगे, एफ एवरेज एल बाई ए वाई। ठीक है ना। अब अगर आपने एक रॉड रखा, ठीक है, अब एक हमारा स्मूथ सरफेस है, इधर फोर्स लगाया F1, इधर फोर्स लगाया F2, तो आपको डायरेक्शन नहीं लेना F1 माइनस F2 करना है, ऐसा नहीं करना है, F1 प्लस F2 करना है। यहां पर अगर आपसे कोई डेल्टा एल पूछे तो आप क्या बोलोगे? सिंपली F1 प्लस F2 बाई 2 L बाई ए बाई। ये हमारा डेल्टा एल का वैल्यू निकल के आएगा। ये ट्रिक है, ध्यान में रखेंगे तो आपका बहुत ज्यादा हेल्प आएगा, बहुत सारे सवालों को करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जहां जहां पे स्मूथ सरफेस के सवाल आएंगे आप इस तरह उन सवालों को टैकल कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब अगर एडवांस के अंदर है, मेंस के अंदर है, स्मूथ सरफेस रखा, आपको कुछ नहीं करना, एफ एल वाई ए वाई की जगह एफ एवरेज रखना है और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आप इस कंटेंट को बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको पता चलते रहे। ओके, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इस सवाल को देखते हैं। ऐसे सवाल जेईई मेंस और एडवांस में न जाने कितने बार ही आ रखे हैं, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जेईई मेंस और एडवांस के अंदर कई बार आ रखे हैं। सवाल क्या बोला है कि एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रॉड है
जिसके ऊपर अपन ने तीन तरह से फोर्सेस लगा रखे हैं। इस तरह फोर्सेस लगा रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, और तुमसे इस रॉड के अंदर का इनलोंगेशन पूछा है। अच्छा, इनलोंगेशन पूछा है इस रॉड का। तो मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको एक बात सिखाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। क्या सिखाया था मैंने आपको सिखाया था कि ये अगर ऐसा है, एक पुली है, कुछ भी ब्लॉक है, इसको अगर अपन ने एफ फोर्स से खींचा और ये ऐसा है और इसको अपन ने एफ और एफ फोर्स ऐसा दे रखा है, तो इन दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। इन दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। और मैंने समझाया था आपको कि यहाँ पर जब अपन डेल्टा एल लिखेंगे तब भी लिखेंगे एफ एल बाई ए वाई, और यहाँ जब डेल्टा एल लिखेंगे तब भी लिखेंगे एफ एल बाई ए वाई। यहाँ पर 2f या कुछ और नहीं लिखेंगे, ठीक ना? क्यों ऐसा बताया था मैंने बोला था कि यहाँ पे फोर्स एफ है, यहाँ पे फोर्स एफ है, यहाँ फोर्स एफ है, यहाँ फोर्स एफ है, यहाँ फोर्स एफ है, सब जगह फोर्स क्या है? एफ है। तो ये दीवार भी तो इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा एफ का, तभी तो ये बैलेंस्ड है, तभी ये तो मूव नहीं कर रहा। मतलब ये चीज और दीवार के साथ लगा हुआ ये चीज एफ फोर्स, ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है, सेम मीनिंग है। क्या है? इक्विवेलेंट है, सेम मीनिंग है। ओके, तो अब सवाल को देखते हैं। सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने बोला कि अपन ने इस पर ये जो सिलेंड्रिकल रॉड है इस पे इस तरह फोर्सेस लगा देनी है। तो एक काम करते हैं, अपन को ऐसे सवाल जब भी दिखे तो इसको दो पार्ट्स में तोड़ने से हमारा काम बहुत आसानी से निपट रहा होगा। तो एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है ना? अच्छा, अब हम चाहते हैं 2f फोर्स इधर लग रहा है तो 2f फोर्स इधर भी लग जाए, 2f फोर्स इधर भी लग जाए। अच्छा, इधर 3f लग रहा है तो इधर 3f इधर भी लग जाए, ठीक है। अपन ने दो पार्ट में इसको तोड़ दिया। क्या किया? दो पार्ट में इसको तोड़ दिया। और दो पार्ट में तोड़ा ही साथ साथ एक काम और किया हमने क्या किया? यहाँ पर 2f फोर्स ऐसे इधर लगा दिया और 2f फोर्स ऐसे इधर लगा दिया। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? मैंने 2f फोर्स इधर से इस पॉइंट पे लगाया और इधर से भी 2f लगा दिया। नेट तो जीरो ही रहा ना, नेट तो जीरो रहा 2f वाला। नेट फोर्स इस पॉइंट के ऊपर f लग रहा था पहले, अब भी f लग रहा है। तो ऐसा जब किया और अब अपन इन दोनों पॉइंट को अलग अलग कर लिया तो यहाँ पर हमारा नेट 3f हो गया और ये 2f और f मिलके 3f हो गया। और इधर देखो, इधर 2f था, इधर 2f था, इधर 2f था, और इधर कितना हो गया इस पॉइंट के ऊपर? इधर भी 2f हो गया ना। अब इसके अंदर अगर इनलोंगेशन डेल्टा L1 है, इसके अंदर इनलोंगेशन अगर डेल्टा L2 है, तो नेट इनलोंगेशन डेल्टा L नेट क्या हो जाएगा? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 हो जाएगा। बस यहाँ पर काम क्या किया? आपका कॉमन सेंस, आपने ये बुद्धि लगाया कि हमको अगर यहाँ 2f है तो किसी तरह यहाँ पर भी 2f बनाए, तो उसके लिए क्या किया? 2f फोर्स इधर लगा दिया, 2f फोर्स इधर लगाया तो इधर भी लगाना पड़ेगा, और इधर जब 2f लगाया तो 2f प्लस f इधर 3f हो गया और इधर भी 3f था। और अगर डेल्टा L1 लिखना है, इसके लिए अगर डेल्टा L1 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? FL बाई A बाई 2F बाई इसका लेंथ कितना? L बाई 3 इंटू A बाई, ये हमारा डेल्टा L1 आ गया। डेल्टा L2 क्या लिखेंगे? डेल्टा L2 के लिए लेंथ ये L बाई 3 था तो ये L माइनस L बाई 3 विच इज इक्वल टू 12 बाई 3, सही है ना? तो लेंथ क्या हो गया? 12 बाई 3 और फोर्स कितना हो गया? 3F और लेंथ हो गया हमारा 12 बाई 3 और A बाई, क्योंकि एरिया और यंग्स मॉडुलस तो क्या है? सेम है। तो यहाँ पर देखो 3 से 3 गया, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा L1 कितना आया है? 2FL डिवाइडेड बाई 3AY, और डेल्टा L2 कितना आया है? 2FL डिवाइडेड बाई AY। इन दोनों को ऐड करेंगे और हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऐड करते हैं, एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया इसका आगे, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 3AY और ये 2FL प्लस AY, तो 3 2 6 FL, that is 8FL by 3AY, 8FL by 3AY, 8FL by 3AY। और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। तो ऐसे सवाल भी जेई के अंदर आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं। जेई नीट के अंदर भी कई बार आपको दिख सकते हैं, नीट के अंदर के लिए थोड़ा सा टिपिकल है, बट जेई के अंदर तो दिखते रहते हैं ऐसे सवाल। तो आपको दिखा है ऐसे सवालों को कैसे टैकल करना है। जब भी आपके सामने ऐसा दिखे कि आपको 2-3 जगह फोर्सेस लगा दे एक ही रॉड के अंदर, तो इस सवालों को कैसे टैकल करना है, इसका न्यूमेरिकल अप्रोच क्या है कि आप उसी अमाउंट का फोर्स उस पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे जनरेट कर दे। अगर आप उसी अमाउंट ऑफ फोर्स अगर सेपरेशन पे जनरेट कर पाएंगे तो आराम से आप डेल्टा L1 और डेल्टा L2 करके दोनों का ऐड करके आपको नेट डेल्टा L मिल जाएगा, नेट इनलोंगेशन मिल जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आगे जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि रॉड के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होता है, उस पर बहुत बार सवाल आते हैं। क्या आता है सवाल? एनर्जी स्टोर्ड इन अ रॉड, वो होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, दैट इज A इंटू L, ठीक है ना। तो उसकी बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जहां पे अपन एनर्जी स्टोर्ड इन अ
रॉड की बात कर रहे होंगे, साथ साथ उससे रिलेटेड ढेर सारे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे। उसके अलावा हम बात कर रहे होंगे शियर स्ट्रेस की, शियर स्ट्रेन की, उसके बाद उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को अपन लर्न कर रहे होंगे और इलास्टिसिटी का रैपिड कोर्स 2 से 3 लेक्चर के अंदर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर करें इलास्टिसिटी के अंदर, तो आपको क्या करना है, आपको एचसी वर्मा का प्रैक्टिस एक बार कर लेना है ताकि आपका स्ट्रॉन्ग बूस्ट उसके ऊपर बन जाए। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर हमारा कोई हेल्प करना चाहते हैं तो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आप अपने आप हमारा हेल्प कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।